लोगों की भावना को तोड़ने के लिए सैकड़ों और हजारों हिंदू महिलाओं को जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया। औरंगजेब की सड़कें हैं, टीपू सुल्तान, बलात्कारी लोग जिन्होंने नरसंहार करने की कोशिश की, उनके नाम हमारे शहरों और सड़कों पर नहीं होने चाहिए। काशी में लगभग 100 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और लगभग 80 सालों तक पूरी काशी खंडर बनी हुई थी। एक अंधा व्यक्ति ब्रेल से ज्ञानवापी को देख सकता है। आप देख सकते हैं कि ये हिंदू प्रतीक हैं। यही कारण है कि मैंने कहा कि हिंदू मूक प्राणी है, हमारी आवाज में दम नहीं है। लोग कहते हैं कि 20,000 मंदिर, 40,000 मंदिर, क्या इन सभी को फिर से प्राप्त करना संभव है? अगर आप उसे सौंप देंगे तो बिरादरी चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोगों को कोई आपत्ति है, सिवाय इन नाजायज नेताओं के। इस चुनाव के बाद इन नाजायज नेताओं को एक किनारे कर दिया जाएगा। भारत जाग रहा है। अविमुक्तेश्वर 2028 तक एक जीवंत वास्तविकता हो जाने चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप सभी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में डॉक्टर विक्रम संपत ने सद्गुरु जी से जो बातचीत की है वह बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ खास है इस वीडियो में, आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं मिलता हूं इस वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह की किताब को कैसे देखते हैं और आज के भारत में ये महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा भारत जिसने 500 सालों के संघर्ष और टकराव के बाद हाल में अयोध्या में रामलला की अविस्मरणीय प्राण प्रतिष्ठा देखी है। और हमारे ढेर सारे आलोचकों, जो मुझे यकीन है कि हमारे पास ढेर सारे हैं, आपके ज़्यादा मेरे कम, अलग अलग आकार, प्रकार और रंग के, भारत और विदेश में भी। आलोचक नहीं है, गालियां देने वाले हैं। मैं तो बस उदारता दिखा रहा था। वैसे कौन इस तरह के कार्य को बहुसंख्यवादी एजेंडा, हिंदू वर्चस्ववाद, पुनरुत्थानवाद कहेगा? तो क्या आप इसे ऐसे देखते हैं, या फिर क्या इस तरह के काम भारतीयों के रूप में हमारी सभ्यतागत पहचान का केंद्र बिंदु, उसका सार और उसकी नब्ज तक पहुंचने जैसा है? देखिए, एक सफल आक्रमणकारी न सिर्फ किसी की भूमि का हिस्सा हड़पता है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मन के भूगोल पर कब्जा करे, मानसिक ढांचे पर या मानसिक भूगोल पर कब्जा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास को कुछ इस तरह से लिखा जाए कि जो आकर हमें लूटता है वो कुछ समय बाद अमीर और यहां तक कि प्रेरणादायक लगे। आज के भारत का यही प्रतीक है कि जिन लोगों ने हमें लूटा, हमारा बलात्कार किया और डकैती की, वो अब हमारे लिए प्रेरणादायक बन गए हैं। ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास उस तरह से लिखा गया है जो हमने नहीं, उन्होंने लिखा है। लेकिन पिछले 70 से 75 सालों में हमने उसे फिर से लिखने की परवाह नहीं की। हमने पीड़ितों की तस्वीर सामने लाने की परवाह नहीं की। कहीं भी अगर आप देखेंगे, अगर हॉलीवुड की 20-25 फिल्में आए तो एक यहूदियों के नरसंहार के बारे में होगी, एक अफ्रीका के अश्वेत दासों के उत्पीड़न के बारे में होगी। लेकिन इस देश में क्या हुआ, इस धरती पर क्या हुआ, इस विषय पर समाज में उल्लेखनीय प्रभाव वाली एक भी कमबख्त फिल्म या कोई किताब भी इस बारे में नहीं होगी। अगर आप वाकई मुड़कर देखें तो सबसे बदतर अत्याचार हुए हैं,
अगर आप 100 साल का समय देखें तो धरती पर और कहीं भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर हत्या और बलात्कार और लूटपाट जो यहां हुई है। लेकिन हमारे अंदर गर्व की बहुत शांत भावना है। तो हम सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम उसे कहते नहीं, इसका मतलब कि वो हुआ ही नहीं। देखिए, ये जापानियों की तरह है, वो हिरोशिमा नागासाकी की बात नहीं करेंगे, वो फुकुशिमा और उसके उत्पीड़न की बात नहीं करेंगे, वो बस ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ गर्व की शांत भावना है, जोरदार गर्व नहीं। जिन लोगों में गर्व की प्रबल भावना होती है वो उसके बारे में किताबें लिखेंगे, फिल्में बनाएंगे, नाटक बनाएंगे, लेकिन ये गर्व की बहुत शांत भावना है। हम इस पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। जिसे आक्रामक तरीके से ले लिया गया उसे हमने कानूनी प्रक्रिया से वापस लेने की कोशिश की, कुछ सालों की नहीं, कुछ सदियों की कानूनी प्रक्रिया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कानूनी प्रक्रिया अदालतों में 300-400 सालों तक चल रही हो? यही है भारत। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि एक दिन न्याय मिलेगा, और किस्मत से न्याय मिल गया है। ये जितना मूर्खतापूर्ण है उतना गहरा भी है। मैं इसकी बहुत तारीफ भी करता हूं। ये किस तरह के लोग हैं? 550 सालों से वो अदालतों में जा रहे हैं जो तमाम तरह के लोग चला रहे थे, इस्लामी अदालतों से लेकर ब्रिटिश अदालतों और भारतीय अदालतों तक वही केस, एक ही मंदिर के बारे में। किस तरह के लोग ऐसा करेंगे? ऐसा समय था जब वो आक्रामक तरीके से इसे वापस ले सकते थे, लेकिन नहीं, वो अदालत गए। अब भी हम अदालत में हैं। एक सफल रहा है, दूसरे थोड़ा बेहतर लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसी सभ्यता है जो सिर्फ यहां रहने वाले लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है। ये ऐसी सभ्यता है जो धरती पर हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि ये इकलौती समावेशी सभ्यता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे भारतीय प्यार से भरपूर हैं, कल सुबह वो आपको गले लगाने को तैयार हैं। नहीं, अलग अलग लोग अपनी तरह के हैं, लेकिन धरती पर और कोई जगह नहीं है जहां धर्म ग्रंथ आपको समावेशी बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हर कहीं धर्म ग्रंथ का मार्गदर्शन हमेशा विशिष्टता को लेकर होता है। ये इकलौती सभ्यता है जहां हमारे लगभग सभी धर्म ग्रंथ मानवता को गले लगाने की बात करते हैं। सिर्फ मानव जाति को नहीं, सभी जीवन रूपों को गले लगाना। धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है। इस देश में और दुनिया में इसे एक वास्तविकता बनाना मेरे ख्याल से वो महत्वपूर्ण काम है जो हमारे पास आज की पीढ़ी के लिए है, कि एक समावेशी जीवन शैली, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं, किस चीज़ पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, क्या खाते हैं या नहीं खाते, इससे मुझे मतलब नहीं है। आप जैसे भी हैं मेरे लिए ठीक हैं। मैं फ़र्क को लेकर उत्साहित हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आपको अपने जैसा कैसे बनाऊं, मैं चाहता हूं कि कैसे आपको गले लगाऊं, आप किस तरीके से मेरे जीवन में समा पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावी पीढ़ियां तकनीकों के साथ अगर अनुभव से नहीं भी कर पाई हैं तो कम से कम तकनीकों के माध्यम से कई सीमाओं को ख़त्म कर दिया है। तकनीक ने स्वयं अपने से लोगों के सबके जीवन में योग की कुछ भावना ला दी है। तो योग शब्द का अर्थ है मेल या हमारी व्यक्तिगत सीमाओं को सचेतन रूप से नष्ट करना। कई मायनों में तकनीक ने हमारे साथ ये किया है। तो तकनीक के कारण व्यक्तिगत सीमाएं मिटी हैं, सामाजिक सीमाएं मिटी हैं, राष्ट्रीय सीमाएं नष्ट हो गई हैं। और ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अगर आप इस सभ्यता पर नज़र डालें तो ये एकमात्र सभ्यता है जिसने वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक रूप से मानव कल्याण के बारे में सोचा। यही कारण है कि ये धरती बहस, अंतहीन बहस से भरपूर है। ये एक अजीब बात भी है कि इसने हमारे कल्याण और हितों के खिलाफ भी काम किया है, क्योंकि जब हमें लूटा जा रहा था और हमारा बलात्कार हो रहा था तब भी हम बहस कर रहे थे।
दुर्भाग्यवश। लेकिन हमें बहस करने की इतनी आदत हो गई कि चाहे कुछ भी हो हम बहस करते हैं। तो कई बार ये दुखद रहा है ये बहसें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ सबसे निर्मम चीज़ें होने के बाद भी हम बहस करने के लिए तैयार हैं, न कि हर समय लड़ने के लिए। तो हम ऐसी स्थिति में हैं और इस समय आप जैसे लोग जो सौभाग्य से तथ्यों के साथ इतिहास लिख रहे हैं, With facts, fortunately. क्योंकि भले ही महिलाओं को ये पसंद ना हो, लेकिन ये हिस स्टोरी है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि पुरानी अंग्रेजी में हिम सिर्फ एक पुरुष नहीं था, ही सिर्फ एक पुरुष नहीं था, मनुष्य को ही कहा जाता था। तो यहाँ भारत में भी पुरुष का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, इसका मतलब मनुष्य है। फिर आगे विभाजन होता है स्त्री और पुरुष, लेकिन आम तौर पर पुरुष का अर्थ मनुष्य होता है। तो इसी तरह मैन का मतलब बस यही था, वुमन मीन्स अ मैन विथ वोम्ब। तो ये मानव प्रजाति के साथ भी दो लिंगों के बीच ऐसा बर्ताव करने की कोशिश जैसे कि वो दो अलग अलग प्रजातियों के रूप में दुनिया में आए हों। ऐसे समय में जिस सभ्यता को हम हिंदुस्तान या भारत कहते हैं वो दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंदुस्तान के व्यापक पहलू और हिंदुस्तान के सूक्ष्म पहलू दोनों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि मैं आपकी किताबों को लेकर थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि ये आत्मकथात्मक है, साथ ही ये इतिहास भी है। आत्मकथा सूक्ष्म है, इतिहास वृहत है। तो ये संयोजन बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे पास लोगों के जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि नहीं है। हमारे पास सिर्फ तथ्यों का ढेर है जिनसे हम जुड़ नहीं सकते। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा। इस ऐतिहासिक वार्ता के बारे में, सद्गुरु जी की राय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।